हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है डिमांड एनालिसिस। तो जानते हैं कि मांग क्या होती है। अब जो मांग शब्द है वो निकल के आया है किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा से। तो वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा ही उस वस्तु की मांग कहलाती है। इकोनॉमिक्स में इसे हम कहेंगे किसी भी वस्तु की मांग उस वस्तु की मात्रा तथा उसकी कीमत से संबंधित होती है जो कीमत विशेष पर खरीदी जाती है। अब अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग परिभाषा दी है। इसमें एक बेनहम करके अर्थशास्त्री थे, उन्होंने बताया किसी दी हुई कीमत पर किसी वस्तु की मांग उसकी वह मात्रा है जो उस वस्तु पर किसी समय विशेष पर खरीदी जाए। अब जब हम कहते हैं मांग शब्द को बताते हैं तो मांग शब्द में 3-4 चीज़ों का समावेश होता है जिससे कि मांग शब्द या मांग की परिभाषा पूर्ण होती है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं या कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनके बिना मांग अधूरी है ना। तो ये 5 तत्व जो है इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला तो वस्तु की इच्छा होनी चाहिए, खरीदने की इच्छा। फिर इच्छा है तो उसको क्रय करने के साधन होने चाहिए। फिर अगर क्रय करने के साधन है तो व्यय करने की तत्परता होनी चाहिए। और फिर उसकी एक निश्चित कीमत होनी चाहिए और एक निश्चित समय अवधि होनी चाहिए। ठीक है, इन 5 तत्वों से ही हमारा मांग जो शब्द है वो बना है। तो किसी भी वस्तु की मांग उस वस्तु की कीमत से प्रभावित नहीं होती, बल्कि उपभोक्ता की आय, वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की रुचि, मौसम एवं जनसंख्या से प्रभावित होती है। तो ये तो मैंने बताया कि एक मांग को पूर्ण करने के लिए क्या क्या चीज़ें या क्या क्या तत्व निहित होते हैं। वैसे हम जानते हैं कि एक मांग को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, है ना। तो मांग को प्रभावित करने वाले तत्व बहुत सारे हैं, कोई एक तत्व या घटक नहीं है यहाँ पर। तो जानते हैं सबसे पहले आता है इसमें कि मांग को प्रभावित करने वाले तत्व में सबसे पहले आता है प्राइस। तो किसी भी वस्तु की मांग की मात्रा सर्वाधिक रूप से वस्तु की कीमत पर निर्भर करती है, क्योंकि कीमत अगर कम होगी तो मांग ज़्यादा होगी और कीमत अगर ज़्यादा होगी तो मांग कम होगी। ठीक है, फिर उपभोक्ता की जो हैबिट्स होती हैं, टेस्ट होते हैं और फैशन होता है, ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है हमारी मांग को। तो उपभोक्ता की रुचि, आदत और फैशन में चेंजेस के फलस्वरूप वस्तु की जो मांग होती है वो बदलती है। जैसे हमें कहें कि चाय के स्थान पर कॉफ़ी, है ना। तो यहाँ पर उसकी आदत में शामिल है या फिर उसकी रुचि में परिवर्तन के कारण वो ऐसा कर सकता है। फैशन में परिवर्तन हम देखते ही आ रहे हैं कि दिन प्रतिदिन फैशन परिवर्तित होता है। तो फैशन में परिवर्तन के कारण भी जो है मांग परिवर्तित होती है। और हम इंटरेस्ट की बात कहें तो आज इंटरेस्ट मेरा जो है कविताएं लिखने का या कविताएं सुनने का मेरा इंटरेस्ट है। और हो सकता है कि मेरा इंटरेस्ट चेंज हो जाए और वो सॉन्ग्स में परिवर्तित हो जाए। तो उपभोक्ता की रुचि, आदत, फैशन में परिवर्तन के कारण भी मांग प्रभावित होती है। फिर आता है जनसंख्या में परिवर्तन। अब यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो बहुत बड़ा फैक्टर है मांग को प्रभावित करने वाला। अब जिस देश में जनसंख्या तेज़ी से बढ़ती है वहाँ पर हमें पता है बच्चे जो हैं ज़्यादा होते हैं। तो जहाँ पर बच्चे ज़्यादा होंगे वहाँ पर किस चीज़ की डिमांड होगी, वहाँ पर बच्चों से संबंधित जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा मिलेंगी और उनकी डिमांड ज़्यादा होगी। या फिर अब हम कह लें कि इसके विपरीत पॉपुलेशन में चेंज होता है और हम ये कहें कि ओल्ड एज वाले लोग ज़्यादा रहते हैं। तो ओल्ड एज वाले लोग जैसे कि हम कहें मेडिसिन ज़्यादा बिकेंगी वहाँ पर और चश्मे ज़्यादा बिकेंगे वहाँ पर, है ना। इन वस्तुओं की डिमांड वहाँ पर ज़्यादा होगी। फिर दूसरा फैक्टर आता है हमारा इसमें जो चेंज करता है
सब्स्टिट्यूशन या पूरक वस्तु या प्रतिस्थापन वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन। तो किसी भी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने से उसकी जो प्रतिस्थापन या पूरक वस्तु की मांग में भी परिवर्तन हो जाता है। अब कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने पर उसकी प्रतिस्थापन वस्तु जो होती है चाय की मांग में भी वृद्धि हो जाती है। इसी प्रकार मूल्य में कमी होने पर उसकी पूरक वस्तु जो होती है उसमें उसकी, जैसे पेट्रोल की मांग में अगर वृद्धि हो जाएगी, अगर हम ये कहें कि पेट्रोल और कार का संबंध होता है, तो कार में अगर कार की प्राइस को अगर बढ़ा दिया जाए तो पेट्रोल अपने आप स्वतः ही बढ़ जाएगा। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर आया है। तो प्रतिस्थापन वस्तु पूरक वस्तु के मूल्य में भी यहाँ पर परिवर्तन होते हैं। अब व्यापार की दशा में परिवर्तन होने के कारण भी मांग प्रभावित होती है। तो अब हम देखते हैं कि व्यापार की दशाएं कभी भी स्टेबल नहीं रहती। व्यापार की दशाएं, कभी व्यापार में तेज़ी का समय होता है, मंदी का समय होता है, कभी स्टेबिलिटी का समय रहता है। तो जैसे जैसे व्यापार में ये दौर आते हैं, वैसे वैसे मांग और वस्तुओं की कीमत और मांग में परिवर्तन होता रहता है। फिर बचत करने की प्रवृत्ति में परिवर्तन, सही सी बात है, बचत करने की प्रवृत्ति बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाती है मांग को प्रभावित करने में। अगर लोगों में बचत करने की प्रवृत्ति अधिक है तो लोग मार्केट में ही नहीं जाएंगे और ना ही मार्केट से कोई चीज़ खरीदेंगे। जब मार्केट से चीज़ ही नहीं खरीदेंगे, मार्केट में डिमांड ही नहीं होगी। और यहाँ पर बचत करने की प्रवृत्ति नहीं है तो लोग मार्केट में जाएंगे, पैसा खर्च करेंगे और जो है डिमांड बढ़ेगी हर चीज़ की। अब क्लाइमेट और सीजन्स भी बहुत प्रभावित करता है हमारे मांग को। सिंपल सी बात है कि जैसी देश की क्लाइमेट और मौसम में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वस्तु की मांग जो है प्रभावित होती है। जैसे कि अभी ठंड का सीज़न है तो ठंड के सीज़न में हमें कहेंगे कि ऊनी कपड़ों की डिमांड ज़्यादा होगी, और जब गर्मी का मौसम आ जाएगा तो ऊनी कपड़ों की डिमांड बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसके एवज़ में कूलर और पंखों की डिमांड होगी। अब भविष्य में अगर कीमत में परिवर्तन की आशंका है तो मांग को ये बहुत प्रभावित करता है। जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो भविष्य में और कीमत बढ़ने की आशंका होती है, और ज़्यादा कीमत के बावजूद भी वस्तु की मांग में वृद्धि होती है। और इसके ठीक विपरीत अगर कीमत में कमी है तो कीमत घटने की आशंका से मांग में कमी होने लगती है ना। अब इसी में एक चीज़ आती है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी मुख्यतः दो प्रकार की होती है। गवर्नमेंट सरकारी नीति भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। दो प्रकार की सरकार की नीति होती है, एक लिबरल होती है और एक स्ट्रिक्ट होती है। तो यदि सरकार को वस्तु और सेवा पर लगने वाले करों में कमी और सरकारी अनुदान में वृद्धि करनी होती है तो इससे वस्तु की कीमत में कमी और मांग में वृद्धि होती है, ये लिबरल पॉलिसी में। फिर जब स्ट्रिक्ट पॉलिसी होती है तो सरकार जो है करों में वृद्धि करती है, अनुदानों में कमी करती है और अधिक नियंत्रण लगाती है। इससे मूल्य में वृद्धि होती है और वस्तु की मांग में कमी होती है। फिर मौद्रिक नीति और साख नीति भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाती हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा फैक्टर है। तो यदि सरकार इन नीतियों के अंतर्गत मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करती है तो लोगों की क्रय शक्ति यहाँ पर बढ़ जाती है और इसके फलस्वरूप वस्तु की मांग में वृद्धि होने लगती है। फिर टेक्नोलॉजी की ज्ञान जो है वो भी इम्पोर्टेंट रोल निभाता है यहाँ पर। तो एडवांस टेक्नोलॉजी और पिछड़ी हुई टेक्नोलॉजी, दो तरह की टेक्नोलॉजी होती है यहाँ पर। तो एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो यदि किसी देश में इंडस्ट्री जगत में उच्च तकनीकी का प्रयोग किया जाता है तो उत्पादन की मात्रा बढ़ने से प्रति इकाई लागत जो है कम आती है, जिसके फलस्वरूप कीमतों में कमी होती है और वस्तु की मांग में वृद्धि होती है। अब बैकवर्ड टेक्नोलॉजी की बात करें तो यदि उद्योग जगत में पिछड़ी हुई तकनीकी से काम किया जाता है तो वस्तु के उत्पादन में कमी होती है, मूल्य में वृद्धि होती है और मांग में कमी होती है। तो ये तो मैंने बताया कि कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं हमारी डिमांड को इफ़ेक्ट करने में, और बताया कि डिमांड एक्चुअली होती क्या है। और देखा जाए तो
प्रश्न पूछ लिया जाता है। ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें से पूछ लिया जाता है कि डिमांड क्या है और इसको कौन कौन से फैक्टर ऐसे जो हैं वो प्रभावित करते हैं। अब इसमें नेक्स्ट चीज़ जो डिमांड फंक्शन है उसको नेक्स्ट लेक्चर में